नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। देश में किसी भी शहर में, किसी भी दिशा में आप चले जाइए, जब आप शहर से बाहर निकलेंगे तो आपका स्वागत शहर के अंदर घुसते हुए, शहर से निकलते हुए, जो सबसे बड़ी चीज करती है, वो क्या है? और वो ऐसी चीज है जो हर सड़क पर चलने वाले को चुभती है, वो है टोल प्लाजा। जब भी आप सड़क से गुजरेंगे तो आपको टोल प्लाजा का सामना करना पड़ता है। अब ये टोल प्लाजा है क्या? ये कब से आया? ये तो हमारी याद में आई चीज है। ये हिंदुस्तानी कॉन्सेप्ट है, विदेशी है। ये क्या कभी टोल प्लाजा खत्म होते हैं? खर सड़कें खराब हैं, बावजूद उसके टोल प्लाजा हैं। सड़कों में टोल प्लाजा पर लंबी-लंबी लाइनें हैं। 2-2 घंटे, डेढ़-डेढ़ घंटे, 1-1 घंटे का जाम लगा है, तो भी टोल देके जाना पड़ता है। ये पूरी कहानी क्या है? सरकार की पॉलिसी क्या है? इस पर हमको लगा कि एक बार बात जरूर करनी चाहिए। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं अतुल कुमार जी। अतुल कुमार साहब लंबे समय तक एनएचएआई में रहे हैं, जनरल मैनेजर की पोस्ट पर वहां रहे और बहुत लंबे समय तक एनएचएआई में काम किया, पूरी पॉलिसीज बनाई, अलग-अलग प्रदेशों में अलग-अलग जो हाईवेज हैं उस पर टोल लगता है, उसके बारे में इन्होंने पॉलिसी तैयार की। तो आज निटी-ग्रिटीज को जानने के लिए हम लोग इनसे बात करेंगे, क्योंकि इनसे बेहतरीन कोई व्यक्ति नहीं है जो एनएचएआई में सीएमडीज या जो ऑफिसर्स आईएएस आते हैं, वो थोड़े समय के लिए आते हैं और ये लोग हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी एनएचएआई में काम किया। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद रविंद्र जी, मुझे इस चैनल पे मौका दिया आपने बात करने के लिए। और बस एक एक छोटी सी करेक्शन मैं कर दूं कि मैं वहाँ चीफ जनरल मैनेजर था चीफ जनरल मैनेजर, जी सर। और मैं 14 साल चीफ जनरल मैनेजर रहा और 5 साल जनरल मैनेजर रहा। बीच में मैं मैनेजिंग डायरेक्टर रहा उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का। राइट। तो आपने एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट ढूंढा है आज की चर्चा के लिए। इस पे काफ़ी देश में लोगों के विचार हैं और ये काफ़ी चुभता है, क्योंकि जब कभी कोई लंबे दूरी के लिए जाता है, जैसे यहाँ से मुंबई जाएगा, तो बहुत ज़्यादा टोल लग जाता है। कई बारी टोल इतना ज़्यादा हो जाता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से अगर आदमी जाए तो टोल ज़्यादा होगा और ईंधन कम होगा। तो जी। अब आप पूछिए क्या क्या सवाल आपके हैं, जो मैं कोशिश सर, मेरा करूँगा। तो सबसे पहला सवाल यही है कि भई ये कॉन्सेप्ट ऐसा क्या आया है कि जो कभी खत्म ही नहीं होता? एक टोल अगर हमने देखा देश में कि अगर हम लोग मैं बात करूँ, दिल्ली से चंडीगढ़ एक हाईवे है। उस हाईवे पे 4 टोल प्लाजा पड़ते हैं और चारों में से कम 2 टोल तो ऐसे हैं जो 2 दशक से भी ज़्यादा समय से चल रहे हैं। वो खत्म ही नहीं होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। तो सर, इसकी कोई मियाद होती है? ये टोल प्लाजा कैसे लगते हैं? ये आइडिया कहाँ से आया? थोड़ा-सा इस पे हमारे दर्शकों को समझा दीजिए सर। तो इसमें मैं थोड़ा आपको ये बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में ये टोल का कॉन्सेप्ट बहुत ही पुराना है। अंग्रेज़ों के ज़माने में, अगर आपको याद हो, और उसके बाद भी, कि एक जब कभी कोई बड़ा पुल बनाते थे वो लोग, तो वो एक समय के लिए टोल लगाते थे उसी पुल पे जाने के लिए। पर उसमें ये होता था कि जब उस पुल की लागत पूरी हो जाती थी, वो बंद कर देते थे। ये कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के टाइम में था जी। और ये सब जगह नहीं था, पर कुछ जगहों पर ये टोल लगता था। वो सिर्फ ब्रिज के इस पे लगता था। फिर इसके बाद ये साल 2000 में जब भारत सरकार ने वाजपेयी जी के अंडर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का काम शुरू किया, तब ये देखा गया कि पैसे कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। उसमें इन्होंने टोल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया और टोल उन्हीं के लिए उन्होंने 2-3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट बनाए और उन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उस वक़्त ये नहीं मालूम था कि और धन को लाने के लिए और नए साधन क्या हो सकते हैं। जी। तो इसलिए टोल उस वक़्त ये तय कर दिया गया कि ये परपेचुइटी में लगेगा, मतलब हमेशा लगता रहेगा, और इसका 50% पैसा हाईवे डेवलपमेंट के लिए एनएचएआई को दिया जाएगा। बाकी उसमें से 12.5% ये रेलवे को, ये रेलवे लाइन पे ब्रिज बनाने के लिए दिया जाएगा, रोड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सीडेंट बहुत होते थे उस वक़्त। और इस तरह का लेजिस्लेशन पार्लियामेंट से पास हो गया और साथ में ये भी पास हो गया कि हम जो पेट्रोल और डीजल पे एक तरह का सेस लगाएंगे, यानी कि
पहले 50 पैसे का सेस लगाया गया पेट्रोल पे, फिर वो देखा गया कोई उस पर रेजिस्टेंस नहीं है तो उसको 1 रुपये का किया गया, फिर उसके बाद डीजल पे आया, पहले पेट्रोल पे फिर डीजल पे। ये 2 साधन हो गए गवर्नमेंट के पास अपने हाईवे को बनाने और मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा गवर्नमेंट अपना फंड भी देती थी। तो इससे जब ये काम शुरू हुआ तो उस वक़्त जो प्रोजेक्ट बनते थे, वो ज़्यादातर प्रोजेक्ट 50 किलोमीटर की लंबाई के बनते थे। इसलिए अगर किसी को हमने प्रोजेक्ट बीओटी में बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र में दिया है, वो बनाएगा और हमें बाद में वापस करेगा मतलब सरकार को, तो वो 50 किलोमीटर का प्रोजेक्ट होता था। तो उसको टोल कलेक्ट करने के लिए एक टोल प्लाज़ा बनाना पड़ता था। तो इसलिए जब आप देखते हैं बहुत पास-पास टोल हैं कि 50-50 किलोमीटर के प्रोजेक्ट थे। पर अब ऐसा नहीं हो रहा है, प्रोजेक्ट लंबे भी बनते हैं, छोटे भी बनते हैं और इस वक़्त धन को लाने के और तरीके भी एनएचएआई ने ढूँढे हैं गवर्नमेंट की परमिशन से। जैसे जो प्रोजेक्ट पूरे हो गए, जिसका जिसकी फंडिंग गवर्नमेंट ने करी थी, प्राइवेट सेक्टर ने नहीं करी थी, जी। तो गवर्नमेंट के हैं। तो उस पे गवर्नमेंट अब 30 साल के लिए या 20 साल के लिए टोल ऑपरेट ट्रांसफ़र के लिए दे रही है। यानी कि जो पार्टी उसको लेगी, वो अगर हम 20 साल के लिए देंगे, तो 20 साल के लिए वो टोल कलेक्ट करेगी, उस 20 सालों में उसको मेंटेन करेगी और लंबे स्ट्रेच हैं ये, मतलब कई सारे प्रोजेक्ट को मिला के दिए गए हैं। 50-50 किलोमीटर के अगर 4 प्रोजेक्ट कर देंगे तो 100 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, ऐसे करके है। और वो अप फ्रंट यानी कि जब वो उसका उसका चयन करने के लिए उसकी जो वैल्यू है वो अपना एक बिड डालेगी। उस बिड की जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी और उसको पहले दिन उसका पैसा देना होगा। पहले ये ऐसा नहीं होता था, पहले किश्तों में पैसा देना होता था। तो अब अगर वो 20 साल के लिए चला गया, तो 20 साल से पहले वो आएगा नहीं। गवर्नमेंट अगर उससे वापस लेना चाहती है, तो पहले भी था, अब भी है, पब्लिक इंटरेस्ट में आप किसी टोल की एजेंसी से जिसको आपने टोल कलेक्ट करने का लंबे समय का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, उससे आप वापस ले सकते हैं पब्लिक इंटरेस्ट में। इसी तरह दिल्ली गुड़गांव में जब टोल हटा था, पब्लिक इंटरेस्ट में ही हटाया गया था उस क्लॉज के अंदर, या किसी कंपनी का डिफ़ॉल्ट हो। तो फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता कि गवर्नमेंट का कोई इरादा है इसको हटाने के लिए, क्योंकि अब लोग इस पे बारे ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट इसमें कोई रियायत देने की बात करती है, कभी उसमें कोई नया सिस्टम लाने की बात करती है। जो सिस्टम अभी लाना चाह रही थी गवर्नमेंट, वो सैटेलाइट टोलिंग था। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जो हम टोलिंग करते हैं, वो चाहे हम एक पर्टिकुलर लेंथ के लिए दे देते हैं। मतलब अगर हम 50 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, हमने 20 ही किलोमीटर चले टोल प्लाज़ा के पास से, तो हमें 20 किलोमीटर की बजाय 50 किलोमीटर का टोल देना पड़ रहा है। तो हम उतना टोल नहीं दे रहे जितना हम ट्रैवल कर रहे हैं, और अगर हम 50 पूरा करेंगे तब भी हमें उतना ही लगेगा। तो इसके लिए उन्होंने सोचा था कि हम सैटेलाइट टोलिंग करें। सैटेलाइट टोलिंग के लिए सैटेलाइट से एक डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा, हमारी इमेज जाएगी गाड़ी की, और हमारी गाड़ी में ऑन बोर्ड एक रिसीवर रखा होगा, और जब एंट्री पॉइंट पे और एग्जिट पॉइंट पे हमारा डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा और टोल उसके हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा। जी। पर अभी पिछले कुछ दिन पहले गडकरी जी ने ये कहा है कि ये अभी संभव नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान के पास अपने इस तरह के सैटेलाइट इसरो ने छोड़े नहीं हैं, और दूसरे सैटेलाइट पे हम अपने देश का डेटा लाना नहीं चाहते हैं। तो अब नए क्या उपाय करने वाले हैं वो खुद ही अनाउंस करेंगे, शायद करेंगे। मंथली पास, ईयरली पास, पर उससे इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। क्योंकि टोल जो है, अभी गवर्नमेंट ने ये कहीं नहीं कहा है कि हम जब हमारा टोल पूरा हो गया हम बंद कर देंगे, या हम टोल ऑपरेट ट्रांसफ़र में प्रोजेक्ट्स को देना बंद कर देंगे। और रादर गवर्नमेंट ये चाहती है कि एनएचएआई और डिपार्टमेंट जो एसेट्स बन गए हैं उनका मोनेटाइजेशन करे। मोनेटाइजेशन का मतलब उन एसेट्स को उस प्राइवेट आदमी को देके उससे पैसा लेके उस पैसे से और एसेट्स बनाए। जैसे अब होटल में भी है और गैस पाइपलाइन में भी है, सभी के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम बनाई थी 2 साल पहले बजट में। अब वो सिर्फ हाईवे में बहुत सक्सेसफुल है, क्योंकि हाईवे एक रेम्युनेटिव है, लोग आके उसमें ले रहे हैं। जी। तो अब सर, गवर्नमेंट का कोई मंशा नहीं है इसको बंद करने की।
सर बस हम मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि जब सरकार या किसी ने जिस सरकार ने एनएचएआई ने खुद या किसी और से प्राइवेट पार्टी से अगर वो रोड बनवाया है, सपोज़ हम लोग एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि 300 किलोमीटर का एक रोड बनाया। अब उस रोड की जब कीमत खत्म हो जाएगी, उसके बाद उसके मेंटेनेंस कॉस्ट भी खत्म हो जाएगी, तब तो कम से कम खत्म होना चाहिए टोल या ऐसा प्रोविज़न कानून में है ही नहीं कि खत्म होगा? जी हाँ, ऐसा है कि ये पहले था, जैसे मैंने आपको अभी ज़िक्र किया है कि अंग्रेज़ों के टाइम में और इंडिया के इंडिपेंडेंस के कुछ साल तक जो टोल लगता था ब्रिज पे, वो उस पे लिखा रहता था कि इसकी लागत इतनी है और इतने साल चलेगा। जैसे ही वो लागत पूरी हो जाती थी या उससे पहले पूरी हो जाती थी, बंद कर दिया जाता था। गवर्नमेंट का ये कहना है कि लागत तो हमने ले ली, इसमें कोई बात नहीं है, पर हमारा मेंटेनेंस का खर्चा तो लगातार चलेगा और वो मेंटेनेंस खर्चा हम कहाँ से लाएंगे, और साथ में हमें और हाईवे बनाने हैं, हमारे हाईवे का नेटवर्क हमें बढ़ाना है। तो हम ये जो टोल ले रहे हैं, हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और उसी चीज़ों के लिए। अब फ़िलहाल तो हाँ, पूछिए साहब? ये तो सर फिर आम आदमी पर तो बड़ा कठोर प्रहार है सर, वो लूट है ये तो सरकार की। आपका कहना ठीक है। आम आदमी 2 तरह से इसको पेमेंट कर रहा है। एक तो जब कभी कोई डीज़ल या पेट्रोल खरीद रहा है, तो उसमें सेस दे रहा है। एक किसान अपने खेत के लिए डीज़ल खरीदता है पंप चलाने के लिए, वो भी सेस दे रहा है और साथ में टोल भी दे रहा है अगर टोल पे जा रहा है। तो ये बात अगर किसी को, ये ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि हम एक चीज़ के लिए 2 बारी पेमेंट करते हैं। जी। तीसरा, हम रोड टैक्स की पेमेंट करते हैं। और गाड़ी रोड जब टैक्स भी रजिस्टर 15 कराते साल हैं का सर करते हैं ना हम जी, उसको, सही बात है सर, तो हम बिल्कुल हर आप चीज़ इसकी तीसरी बार ये करते हैं। तो इस तरह तो 3 बारी गवर्नमेंट इसका पैसा ले रही है। अब गवर्नमेंट का कहना है हम अच्छे हाईवे बनाएँगे, तो उसकी कीमत के रख-रखाव में हमें ये खर्चा होना चाहिए। अगर कोई चीज़ अच्छी लेना चाहते हैं, तो आपको जैसे अब गडकरी जी ने एक बारी कहा, एक कॉन्फ्रेंस में, अगर आप कोई जलसा करते हैं रामलीला मैदान में, वो फ्री है, और अगर आप किसी अच्छे 5 स्टार होटल में करेंगे तो उसको पैसे लगेंगे। जलसा तो वही है। पर मेरा ये कहना है कि इस तरह हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ नहीं बना सकते और इस पे बिल्कुल। बहुत रिज़ेंटमेंट है, क्योंकि होता क्या है कि जो कम दोनों तरफ से है कि कंपनी जो बनाती है सड़क, कई बारी ट्रैफ़िक कम हो जाता है तो उसको नुकसान होता है। तो उसमें क्या करती है एनएचएआई कि उसने उसे नुकसान पूरा करने के लिए उसका एक प्रोजेक्टेड ट्रैफ़िक होता है कि इतना ट्रैफ़िक रहना चाहिए वो 10-15 साल में, जो जो उसका पीरियड है। अब उस पीरियड में कम हो गया ट्रैफ़िक, तो उसको लॉस हुआ, जैसा वो बताएगा। इन्होंने माना लॉस हुआ, तो जो पैसों में लॉस हुआ उतने पीरियड के लिए फिर इन्होंने टोल उसका बढ़ा दिया, उतने सालों के लिए पैसों में। तो टोल ना ख़त्म करने के ज़्यादा तरीके हैं, रादर ख़त्म करने के। तो पर एक कानून ये बताते हैं सर कि 60 किलोमीटर के दायरे में एक टोल दूसरा नहीं होना चाहिए, वो भी हम लोगों को दिखते हैं। वो इसलिए दिखते हैं कि ये पहले के जो प्रोजेक्ट थे, उसमें छोटे प्रोजेक्ट भी बनाए गए, 50 से पुराने प्रोजेक्ट हैं। तो उनमें ये टोल प्लाज़ा बना दिए गए। जो प्रोजेक्ट अगर 40 किलोमीटर का है, तो उसको एक में तो टोल कलेक्ट करना ही होगा। और दूसरा सवाल आपने कहा, लंबी-लंबी लाइनें होती हैं, सड़क ठीक नहीं होती है, फिर भी टोल हम दे रहे हैं। दे रहे हैं सर। उसके बारे में जो टोल का नियम है, वो ये कहता है कि लेवल ऑफ सर्विस ए होनी चाहिए। ए, बी, सी टोल की सर्विस का डिफ़ाइन किया गया है और सिटीज़न चार्टर जो है, जो एनएचएआई की साइट पे भी है और एमओआरटीएच की साइट पे, उसमें लिखा गया है, अगर लेवल ऑफ ए सर्विस है, तो आप इतना टोल ले सकते हैं जो आपने प्रस्तावित है। अगर लेवल ऑफ सर्विस बी है, जिसमें आपको लेट हो रहा है या सड़क खराब है, तो आपको टोल या तो फ्री करना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा। पर अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं रहा एक्चुअल में। नहीं, अगर देखिए ये 2 बातें हैं सर। अगर हम लोग जाते हैं कई बार ऐसा होता है टोल प्लाज़ाज़ पे जाते हैं, ख़ास तौर पर इवनिंग का टाइम होता है या कभी छुट्टियाँ होती हैं लॉन्ग, तो हाइवेज़ पे आधा घंटा 40 मिनट की भी हम लोगों को टोल प्लाज़ा पर वेट करना पड़ता है। तो ऐसा कोई नियम है कि 3 मिनट 5 जो बहुत पॉपुलर है कि 3 मिनट से ज़्यादा होगा तो फ्री आपको जाएँगे। ऐसा कोई नियम है क्या सर एनएचएआई का कि टोल पे भीड़ है तो आपको फ्री जाना छोड़ना पड़ेगा गाड़ियों को? नहीं, टाइम का तो नहीं लिखा है उसके अंदर। अच्छा टाइम का नहीं ये है। तो पर ये लिखा है, अगर आप देखें, कि उसको लेवल ऑफ ए सर्विस देनी होगी। एबीसी सर्विस है।
लेवल ऑफ ए सर्विस में टाइम दिया हुआ है, कितनी देर में निकलना है। तो अगर वो 2 मिनट दिया हुआ है, हम मान लेते हैं मेरे सामने कागज़ नहीं है, तो 2 मिनट है, तो उस 2 मिनट के बाद तो लेवल ऑफ ए सर्विस नहीं रही, 3 मिनट खत्म के हो बाद जाता तो खत्म हो गई। तो उस वक़्त क्या करना है, वो उसमें ज़्यादा अच्छी तरह से डिफाइंड नहीं है कि कम करना है रेट, ज़्यादा खोलना है। तो ये डिपेंड करता है लोगों पे कि जब उस पे प्रेशर डालते हैं लोग, तो वो फिर क्या करते हैं कि वहाँ पर जैसे दिल्ली, गुड़गाँव में पहले होता था कि जब ज़्यादा भीड़ हो गई तो सीधा ही खोल देते हैं। क्योंकि उस टाइम एक बहुत विचित्र स्थिति हो जाती है कि लोग परेशान हैं, लंबी-लंबी लाइनें हैं और उनसे कंट्रोल नहीं होता है। पर अब जब से ये फ़ास्ट दूसरी बात, एक आप बात और समझिए, अगर हमने अच्छी सड़क बनाई, तो हमने इतना पैसा देश का लगाया, तो हमने ये कह के लगाया कि अब हमारी सड़क पे हमारे यहाँ जो वाहन चलेंगे आराम से चलेंगे, हमारा जो ईंधन है, पेट्रोल है जो और या डीज़ल है या सीएनजी है, वो कम लगेगा, क्योंकि हम आराम से जा पाएँगे। जब हम टोल प्लाज़ा पे ही 15-20 मिनट खड़े होंगे और ज़्यादातर गाड़ियाँ ऑन रहती हैं कि अभी खुल जाएगा, तो हमारा वो कॉन्सेप्ट ही डिफाइन हो रहा है और ये बिल्कुल। पॉल्यूशन का बहुत बड़ा सोर्स हो रहा है। बिल्कुल सही। तो इसमें पहले क्या होता था कि वो मैनुअल टोलिंग होती थी तो और लंबी लाइनें लगती थी और उसमें पिल्फरेज होता था। और जब से ये फास्टैग हो गया है पूरा, तो उसमें नहीं होता है पिल्फरेज, क्योंकि वो बारकोड के साथ होता है। एनएचएआई अभी तक तो ये कर रहा था कि जो बारकोड नहीं फास्टैग नहीं होगा, उसे डबल पेमेंट लेता था उस जी। जगह की। पर अभी और स्टेट नहीं कर रही हैं, वो कहती हैं फिर पेमेंट ले लो और आप आगे जाओ। तो फास्टैग जब सब जगह हो गया है, तो ये उम्मीद की जा रही थी कि इसमें रुकने का टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे ही आपका बारकोड पड़ेगा और आगे निकल जाएंगे। पर वो नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें फिर भी एंट्री वो करते हैं और उसके अंदर कई चीज़ें उनको चेक करनी होती हैं। तो इसलिए ये टेक्नोलॉजी को परफेक्ट करने के लिए एक और देशों में क्या है, वो भी बात यहाँ होती है कि सिर्फ एक बड़ा सा गेंट्री होता है टोल प्लाजा पे, बड़ा सा एक ऊपर की तरफ, और ऐसे यू शेप होता है, उसमें कैमरे लगे होते हैं। अमेरिका में मैंने देखा है और उसमें कोई रुकावट नहीं होती है आने जाने के जी, लिए। बिल्कुल। अच्छा तो दूसरा जब सर आप उसके टोल जी, सॉरी, सॉरी। आप बताइए सर, बोलिए तो सर। जब उसके नीचे से गाड़ी निकलेगी तो उसकी नंबर प्लेट को पढ़ के वो टोल ऑटोमैटिकली उसमें कैलकुलेट हो जाता है। अगर और उसके जो स्क्रीन पे फास्टैग है उससे कम हो जाता है। अगर उसने फास्टैग में पैसा नहीं है उसके पास और ये पे नहीं कर रहा है, तो उसके घर एक चालान आ जाता है। और अगर वो चालान नहीं पे करता 3-4 बारी, तो उसके इंश्योरेंस कंपनी को वो लोग बताते हैं। पर इंडिया जी, में ये जी। अभी संभव नहीं है एकदम। शुरू नहीं है, राइट। अच्छा एक और मैं ये बात जानना चाहता हूँ सर कि जो टोल हम लोग देते हैं, तो उसके बाद जो टोल ऑपरेटर्स हैं, चाहे वो एनएचएआई है या कोई प्राइवेट ऑपरेटर है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है? वो किस तरह की सर्विसेज़ हमको प्रोवाइड करेंगे? एक तो ये है कि हमारा रास्ता स्मूथ हो, रोड अच्छा हो, वॉशरूम्स का क्या होगा? अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उस पर क्या सुविधाएँ उनको देनी चाहिए? उसके अलावा लाइटिंग का क्या है? उसके अलावा क्या-क्या फैसिलिटीज़ जो है, जो हमारा अख्तियार है, एक आम आदमी के, एक आम नागरिक का जो रोड क्रॉस करता है, टोल देके जो जाता है, उसके अधिकार क्या-क्या हैं सर? उसके बहुत अधिकार हैं नागरिक के, तो टोल एजेंसी को थोड़ा समझ लेते हैं। एक तो होता है जो सिर्फ टोल कलेक्ट करने वाला होता है, जी, उसका तो काम ही टोल कलेक्ट करना है और कुछ नहीं है। और एक होता है जिसने इस स्ट्रेच को ओन किया हुआ है, मतलब जो मेंटेन भी कर रहा है, टोल भी ले रहा है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन है, तो वो एक टोल ऑपरेटर को लगाता है, पर हमारा काम है जिसने ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए ये स्ट्रेच लिया, तो उसको हर तरह से लेवल ऑफ ए सर्विस की, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, जी, बिल्कुल, वो बिल्कुल। चाहिए, जिसमें बात टॉयलेट्स भी साफ होने चाहिए, वेटिंग पीरियड नहीं होना, खराब नहीं होना चाहिए, सड़क टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, सड़क सेफ होनी चाहिए। और जो एरियाज़ हैं, जो अर्बन एरियाज़ हैं, शहरी एरिया हैं, वहाँ लाइटिंग का अरेंजमेंट होना चाहिए और लाइट जलनी चाहिए। ऐसा है कई जगह मैं अभी मैं एनएचएआई से के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं बहुत जगह उनका रोड सेफ्टी का काम करता हूँ, रोड सेफ्टी का ऑडिट करके आता हूँ। अभी पिछले हफ्ते ही मैं आंध्र प्रदेश में गया था, तो कई मैं देखता हूँ कि सब चीज़ें लगी हैं, लाइटें जलती नहीं हैं, क्योंकि बिजली नहीं आ रही है उसके अंदर। और बिजली का बिल्कुल, कनेक्शन हमने रूरल कनेक्शन से जोड़ा हुआ है। मेरठ की तरफ गए तब भी हमने देखा, तो पूछा क्यों नहीं आ रही है, कि हमने इसका जनरेटर नहीं लगाया है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए।
और जी, साथ में उनको एक क्रेन का प्रबंध करना होता है, जो टो अवे के लिए अगर गाड़ी आपकी खराब हो जाए, क्रेन से आपको ले जाए। और एक पेट्रोल व्हीकल है जो वो हर 50 किलोमीटर में एक होती है, और एम्बुलेंस रखनी है उनको, जिसमें सब एसेंशियल दवाइयाँ होंगी, और एक पैरामेडिक स्टाफ होगा जो एक्सीडेंट के टाइम किसी को ले। नॉर्मली ये टोल प्लाजा पे खड़ी रहती हैं, और इनको जीपीएस से कनेक्ट करना होता है उनको, सो दैट उनकी जानकारी मिलती रहे। तो ये सब उसको करना है, तो ये और 50 पार्किंग का भी किलोमीटर के काम। दायरा में होगा, हर 50 किलोमीटर पर होगा ये, जी, जी। हर 50। और अगर ये फैसिलिटीज नहीं है तो उस पर नियम नहीं है कोई भी। नियम तो है, अगर एनएचएआई चाहे तो उसको नोटिस देगी, नोटिस देके उससे कहेगी कि तुम ठीक करो। अगर वो ठीक नहीं करता है तो उसका टोल पीरियड उन दिनों में सस्पेंड कर सकती है, उसके उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती है अगर बार बार वो करेगा। ऐसा नहीं है कि उस पर खुली छूट है, पर हो क्या रहा है कि जो भी ऐसी शिकायतें लोग ज़्यादा करते नहीं हैं, टाइम पे शिकायतें वहाँ प्रोसेस नहीं हो पाती हैं, बिल्कुल। और उसको प्रॉपर नोटिस कई बार जाते हैं, कई लोगों के पीरियड सस्पेंड भी हुए हैं, हाई कोर्ट ने करा है। कई जगह आपने पढ़ा होगा, हाई कोर्ट ने बहुत सख्ती से ये कहा है कि आप टोल नहीं ले सकते जब सड़क आपकी इतनी खराब है, पहले आप ठीक कीजिए। अभी तो कहा ये सब लद्दाख में, है, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने अभी बोला सर। अभी बोला है, और पहले भी लोगों ने बोला है। दूसरी बात, एक और एनएच बड़ा। 44 के बारे में ही बोला, बल्कि जम्मू हाँ कश्मीर जी। हाई कोर्ट ने, जम्मू हाँ, कश्मीर हाई कोर्ट ने नेशनल हाईवे 44 के बारे में बोला ये। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज मैं आपको बताऊं, अभी हम थोड़ा पीछे चले जाते हैं, अभी तो नहीं हो रहा। पहले गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में गवर्नमेंट ने 4 लेन सड़कें बनाई, जो पहले सड़कें थी उनको एक्सपेंड करके। जब उन्होंने कुछ सड़कों को 6 लेन किया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का, देखते हुए कि इसका ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो उन्होंने क्या, तो उसके अंदर क्या था कि कई जगह पर उनको फ्लाईओवर बनाने थे, कई जगह सर्विस रोड बनानी थी, कई जगह चौड़ा करना था। तो ऐसे में रोड जिगजैग हो गई, कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो उन्होंने टोल क्या किया, टोल नहीं बंद किया, टोल को 10% कर दिया, कि 10% टोल आप देते रहेंगे अगर टूटी फूटी सड़क में चल। दिल्ली से जयपुर इसका एक एग्जाम्पल है। लोगों ने ये कहा कि ये क्या चीज़ हो रही है। इस टाइम कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो उस टाइम ये प्लानिंग कमीशन में डिस्कस हुआ, मैं भी था उस वक्त मीटिंग में। तो उनका कहना था कि जी ये 10% से जो आदमी इस प्रोजेक्ट को बनाएगा उसके लिए हमने सब्सिडी दी है। तो इस तरह की बातें करना पब्लिक के खिलाफ है, और उसमें खिलाफ। लोगों को बहुत परेशानी हुई। पर अब 6 लेनिंग के प्रोजेक्ट अब ऐसे नहीं होते हैं, फॉर्चुनेटली। जी। और ये भी हुआ, एक चीज़ और है जो आपने इसको बताएं, कि टोल वाली सड़कों पर सेफ्टी पूरी होनी चाहिए। हिंदुस्तान में दुनिया की 11% फैटिलिटीज़ हैं, मतलब 11% लोग इस देश में मरते हैं रोड एक्सीडेंट में। हर 4 मिनट में एक आदमी की डेथ होती है। 1,77,000 लोग की मृत्यु हुई, ईयरली ये मिनिस्ट्री का डेटा है। डेटा है। तो इसके हिसाब से पहले क्या हुआ कि जब टोल वाली सड़कें बना रहे थे, तो उस वक्त ये हुआ कि साहब आपकी सड़क जो होनी चाहिए बैंकेबल होनी चाहिए, बैंक वाले उस पर पैसा लगा सकें, यानी कि उसमें कई सारी सेफ्टी फीचर जैसे फ्लाईओवर, अंडरपास, सर्विस रोड हटा दी गई। ये प्लानिंग कमीशन के कहने से उस टाइम हुआ। अब वो सड़कों पे जब आज की तारीख में लोग जाते हैं तो बहुत मुश्किल है, ट्रैफिक जाम है, एक्सीडेंट है। तो अब जो मंत्री जी हैं, और ये गवर्नमेंट है 10 साल से, 11 साल कह दीजिए, तो उन्होंने इस बात को इम्प्रूव करने की कोशिश की है। और वहाँ पर बहुत सारे उन्होंने स्ट्रक्चर्स को अप्रूव किया है, ब्लैक स्पॉट्स निकाले हैं, ब्लैक स्पॉट की डेफिनेशन निकाली है, और उन पे उन्होंने बहुत खर्चा भी किया है कि इसको ठीक किया जाए। तो पर समस्या इतनी बड़ी है, इसका कोई हिसाब नहीं है। जी। तो सर मैं बस 2 बातें आपसे रिकन्फर्म करता हूँ। एक, हिंदुस्तान में कोई टोल कभी भी खत्म नहीं होगा। हाँ जी, अभी कानून तो ये है, गवर्नमेंट ये कर सकती है। अब जैसे कि अगर कोई स्ट्रेच हमने किसी प्राइवेट सेक्टर को दिया, उसने 20 साल के लिए लिया, 20 साल के बाद उसने हमें एनएचआई को वापस करेगा। उस वक्त एनएचआई उसको बगैर टोल के कर दे, उसमें बात खत्म। तो उस वक्त ये फैसला हो सकता है, पर बीच में अगर उससे लेंगे तो हमें बहुत पैसा देना पड़ेगा उसको।
तो जो पॉलिसी है कि जो टोल रूल्स हैं उसमें लिखा है टोल इज इन परपेचुइटी, मतलब टोल लगातार, जो गवर्नमेंट की जो लेट डाउन पॉलिसी जो पार्लियामेंट से इन्होंने पास करा रखी है उसमें ये है। दूसरी बात, एक बात और समझिए, कई बार ऐसा होता है, कई सड़कें होती हैं जिसमें टोल लेने की संभावना नहीं होती है। जैसे कोई मंदिर के लिए सड़क जा रही है तो उसमें तो लोग चले जाएंगे, भीड़ होगी। कोई डिफेंस के लिए सड़क है, टूरिज्म के लिए सड़क है, उसमें टोल नहीं आएगा, लोग नहीं देंगे। तो उस सड़क को बनाने के लिए एनएचएआई क्या करती है, प्राइवेट सेक्टर के से उसके लिए एन्युटी का एक मॉडल इस्तेमाल करती है। उसमें ये कहते हैं कि आप सड़क बनाइए, 15 साल के लिए उसको मेंटेन कीजिए और टोल नहीं लगेगा इसके ऊपर। टोल लगाना होगा तो हम लगाएंगे टोल, यानी एनएचएआई चाहेगी तो लगाएगी, नहीं लगाएगी तो नहीं लगाएगी। उसके लिए, उसके बदले में आपको हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जाएगा। जो फिक्स्ड अमाउंट आप कैलकुलेट करके हमें बताइए, वो साल में 2 बार ही दिया जाएगा, उसे एन्युटी कहते हैं। तो जो राइट। प्राइवेट कंपनी होती है वो क्या करती है, पूरा खर्चा निकालती है रोड का, फिर प्लस उसमें वो डालती है कि इंटरेस्ट डालती है 15 साल का, प्लस और मेंटेनेंस डाल के एक अमाउंट निकालती है, वो काफ़ी बड़ा होता है। वो इस तरह की सड़कें भी एनएचएआई ने बनाई, उन पर तो टोल उन्होंने नहीं लगाना था, नहीं लगा, तो कुछ जी भी जी। नहीं होता है। पर ये बिल्कुल। जब ये बहुत महंगा पड़ा तो एनएचएआई ने एक और नई सिस्टम बनाया, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल जिसमें आजकल काम हो रहा है उसमें उसमें क्या है कि वो बनाने वाले को भी 40% पैसा लगाना है, उसकी कॉस्ट भी एस्केलेट की जाएगी और टोल एनएचएआई लगाएगी बनने के बाद, वो नहीं लगाएगा। तो अब एनएचआई ऐसे सिचुएशन में अब आप बताइए, जब टोल लगाने का जब फैसला एनएचएआई के पास है, ऐसे बहुत सारे स्ट्रेच हैं, तो गवर्नमेंट चाहे तो ना लगाए, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो तो नितिन गडकरी तो खुद कहते हैं कि भाई यही ये जब पैसा आ रहा है तो हम तो हिम्मत ही नहीं कर सकते टोल को खत्म करने की। जब पैसा सबको अच्छा लगता आता हुआ, एनएचएआई को भी अच्छा लगता है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड को भी अच्छा लगता है। खैर मैं आखिरी बात ये पूछना चाह रहा हूं सर कि क्या एक जो नागरिक है, मेरा ये अधिकार नहीं है कि मैं और मुझे रोड सरकार प्रोवाइड करे और मेरे से उसका पैसा भी क्यों चार्ज करे? ये तो सरकार की जिम्मेदारी है सर। हाँ, जैसे तो टोल पानी रूल, है, जैसे साफ पानी है, साफ हवा है, वो प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी सरकार की है। वेलफेयर स्टेट में तो ये जिम्मेदारी सरकार की है और उसके बदले में मुझे पैसा देना पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक आपने कहा, बहुत अच्छी बात कही। जो भी रोड पे टोल लगता है उसके लिए गवर्नमेंट को ये टोल पॉलिसी में लिखा है कि ऑल्टरनेट रूट दूसरा होना चाहिए जहां टोल नहीं लगेगा। अब हुँ, बात क्या है कि दूसरा ऑल्टरनेट रूट जो होता है वो, उस पे लोग नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो इतना वेल मेंटेन नहीं होता है, उसके अंदर दिक्कत होती है। और कई बार बड़ा इंटरेस्टिंग बात होती है, जब टोल बहुत महंगा पड़ता है तो वो लोग बीच में से ऑल्टरनेट रूट से निकल जाते हैं। ये राजस्थान में हो रहा है कई जगह पर। तो गवर्नमेंट को एक फ्री रूट देना है और उसके लिए अगर कोई कोई कहता है कि हमें नहीं फ्री रूट है तो फिर गवर्नमेंट टोल नहीं ले सकती। दूसरा, जो लोग वहाँ टोल प्लाजा के आसपास रह रहे हैं, सपोज आप 10 किलोमीटर टोल प्लाजा के इधर रह रहे हैं और आपका जो दफ्तर है दूसरी तरफ है, तो रोज थोड़ी टोल देंगे आप। तो आपको मंथली पास भी दिए जा, मंथली पास माने फ्री किया जाता है आपके लिए, वो थोड़े से दिए जाते हैं। तो हुँ। इस तरह की जहाँ पर पब्लिक एजिटेशन हुआ है, जहाँ पब्लिक ने उसको रिजेंट किया है, तो वो हटा दिया गया है। और मैंने तो गुजरात में जामनगर डिस्ट्रिक्ट में देखा है कि वहाँ पर बहुत बढ़िया रोड एलएनटी ने बनाई है और उस पे टोल प्लाज़ा भी बना हुआ है। जैसे अगर आप देखें, दिल्ली से नोएडा जाने के लिए ये डीएनडी पे बना हुआ है और उस पे कोई टोल नहीं कलेक्ट हो रहा। तो क्या हुआ जी। कि वहाँ पर एजिटेशन हुआ कई साल तक। तो स्टेट गवर्नमेंट की रोड्स पे जब ये चीफ मिनिस्टर थी, जो आजकल यूपी की गवर्नर है, आनंदीबेन, आनंदीबेन हाँ, आनंदीबेन, जी। उन्होंने फिर ये फैसला किया कि हम टोल हटा देंगे सब जगह से, स्टेट गवर्नमेंट की रोड पे वहाँ नहीं है टोल। तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो अपने साधन जुटाने के और तरीके बना सकती है, पर अभी तो बात उल्टी तरह से हो रही है। जो रोड अभी फ्री होके वापस आती है, फिर वो 20 साल के लिए बिक जाती है और इसके कारण ये टोल खत्म नहीं होगा जब तक कि इसके बारे में कोई एजिटेशन या बात ना की जाए कि इसके अंदर बिल्कुल, हमारा बिल्कुल। बहुत इम्पोर्टेंट बात नुकसान, है। देश का नुकसान क्या हो रहा है। देखिए, आपकी गाड़ियां खड़ी हो रही हैं जगह जगह पर, और
पोल्यूशन हो रहा है, तो उसको भी तो देखना पड़ेगा ना, कितना नहीं, वेस्टेज हो रहा बिल्कुल ठीक। बिल्कुल सही बात आपने बोली सर। आखिरी बात बस मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सर कि टोल प्लाज़ा जो हैं वो क्या ये जो कॉन्सेप्ट विदेशी है कि हिंदू मतलब अंग्रेज़ों का तो आपने बताया कि विदेशों में पहले आया कि इंडिया में जो मॉडर्न एरिया में पहले आया सर? है। नहीं, ये विदेशों में पहले आया। टोल प्लाज़ा का जो कॉन्सेप्ट जो अंग्रेज़ों के टाइम में होता था, वो तो जब ब्रिज से उतरे तो उसने एक चुंगी के तौर पे ले खत्म। लेता था। वो तो कोई टोल प्लाज़ा नहीं कहलाएगा। हाँ जी, नहीं टोल कहलाता। प्लाज़ा तो ये होता है कि 8 अगर रोड 4 लेन की है, तो टोल प्लाज़ा 16 लेन का होता है। दोनों तरफ से ज़्यादातर लेन बनाई जाती हैं, रोकने का तरीका होता है और सब होता है। ये तो विदेशी है। और ये पहला टोल जो लगा था, ये दिल्ली जयपुर पे लगा था 2002 के आसपास। तो जो वो उसको देख के सक्सेस होते हुए आगे आगे ये बढ़ता रहा। तो लेकिन सर और सांसदों को सांसद, विधायक, मंत्री आईएएस ऑफिसर, बड़े-बड़े ब्यूरोक्रेट्स उन लोगों के लिए तो फ्री है, उनको तो टोल नहीं देना पड़ता। आम हाँ आदमी तो पिसता है। हाँ तो उन्होंने एक एग्जेम्प्टेड लिस्ट जो बनाई उस टाइम, उसमें जो एमएलए, एमपी और हाई डिग्निटरीज उनके लिए फ्री कर दिया गया। और जो अफसर हैं जो उस पे काम करने जा रहे हैं, उनके पास आई कार्ड होगा तो उनके लिए फ्री कर दिया गया। वो तो ठीक है वहाँ तक, पर एमएलए, एमपी के लिए नहीं करना चाहिए। अगर उनको फ्री करना है तो उनको कहें कि आप अपना टोल दीजिए और दे के फिर आप रिम्बर्स कराइए अपने लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा से। अब हो क्या रहा है कि कई लोग उसमें झगड़ा करते हैं कि मैं ये फलाना हूँ, ये हूँ, मुझे जाने दो। उस टाइम फिर ट्रैफिक जैम हो जाता है, बिल्कुल। क्योंकि जो कंपनी टोल के लिए ठेका लेती है, तो उसने तो पैसे दे चुका है ना गवर्नमेंट को, तो उसे तो पैसे लेने हैं। फिर गुंडागर्दी होती है, मारपीट होती है कई टोल प्लाजा पे। बिल्कुल। तो ये बात भी है कि अगर इसको सिस्टम को ठीक तरह से चलाना है, तो उसमें हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा कि हमें देखना पड़ेगा कि सिर्फ एक्सप्रेसवे जो बहुत महंगे बने हैं उनको मेंटेन करना है कुछ सालों के लिए, उस पर टोल हो, बाकी और रोडों पे धीरे धीरे टोल को हटाना पड़ेगा। जी, जी। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अतुल कुमार जी, आपने समय दिया सर। और देखिए इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी टोल प्लाज़ा के बारे में कि हम लोगों के दिमाग के जाले हट गए होंगे। एक अब बात देख और रहे बताना चाहता हूँ कि जी अगर सर, आप प्लीज़। खत्म कर, कि ये टोल का जो रेट है अब आजकल 1 अप्रैल से ये बढ़ रहा है सारे में, ये बढ़ता रहता है कि प्राइस इंडेक्स के साथ। ये एक्चुअली क्या है कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, उसके हिसाब से ये इंक्रीज होता है। तो 1 अप्रैल से आप देख रहे होंगे आजकल अखबारों में बढ़ जाएगा। एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं अलग अलग टोल प्लाजा के, कि भाई इतना टोल लगेगा, इतना टोल लगेगा। तो इस पे भी लोगों का बड़ा रिजेंटमेंट होता है कि सर्विस तो आपने इम्प्रूव नहीं करी हुँ, और आपने सर्विस डिटोरेट करके फिर टोल बढ़ा दिया। टोल बढ़ा दिया। तो ये झंझट है इसमें काफ़ी। जी, तो मतलब बस आखिरी 4 लाइनें बोल रहा हूँ। आपने समय दिया, बहुत धन्यवाद। अभी का जो टोल है कभी खत्म नहीं होगा, एक बात। आज का कानून अंग्रेज़ों से भी डेंजरस है और सुविधा हो ना हो, नागरिकों के पास टोल को संबंधित कोई ज़्यादा अख्तियार नहीं है और जिन लोगों का टोल फ्री है, उनका फ्री रहेगा। जी ये हाँ, सरकार बिल्कुल ने आपने ठीक कहा। आज की स्थिति तो यही है, पर उम्मीद करते हैं कि लोगों में जागृति आएगी, इस पे बात होगी। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उसको सोचेंगे और उसका कोई सॉल्यूशन निकालेंगे। सर, थैंक यू वो सो मच क्योंकि टोल ऐसा ऐसा एक विषय है जिस पर हर आदमी जानना चाहता है, परेशान है और हालत ये है सर कि कोई शहर आप अपनी मर्ज़ी का शहर चूज़ कर लीजिए, दिल्ली, लखनऊ, पटना, इंदौर, बरेली बेलगाम, ढिंडोरी उस शहर के चारों तरफ चले जाओ अपनी मर्ज़ी से, हर जगह पर टोल प्लाज़ा है। कोई जगह ही नहीं है जहाँ टोल ना हो और टोल भी अब सस्ते नहीं रहे, ₹200, ₹250, ₹300 तक के, ₹400-400 तक के लगते हैं सर। और अब ये लीकेज भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें वो जो स्मार्ट का फास्टैग है, तो बारकोड को रीड करेगा, तो नहीं तो खुलता नहीं है। पहले तो लोग निकल जाते थे पैसे दे के, नहीं दे के। अब वो अब बहुत नहीं। मुश्किल है इसका। जी, तो आपने समय दिया सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने मुझे बुलाया। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक